हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री फूड, जो कि बालक के लिए है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो कल मैंने आपको बताया था कि मानसिक संतुष्टि एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, तो इसमें मैंने आपको स्वास्थ्यकर आदतों के निर्माण में, दस्त से बचाव में, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब ये पढ़ाने के बाद में आज अपन लेते हैं ये पाँचवें पॉइंट है ऊर्जा की पूर्ति हेतु हेतु मतलब है फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो जैसे जैसे बच्चे की बढ़ती उम्र जाती है, मैंने बताया था आपको कल भी कि वो माँ के दूध के ऊपर खाली निर्भर नहीं रह सकता, वरना वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको और पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ शिशु को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बार बार अपन पढ़ रहे हैं। शिशु जन्म से 6 माह तक तो शिशु को ऊर्जा मांग की पूर्ति माता के दूध से हो जाती है, ये भी अपन कल पढ़ चुके हैं। परंतु इसके बाद उसे अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसकी पूर्ति पूरक आहार द्वारा किया जाना ज़रूरी होता है। पूरक आहार मतलब वही सप्लीमेंट्री फूड जो मैंने आपको बताया था। पूरक आहार तैयार करते समय उसमें उपस्थित वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवणों की मात्रा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो पोषक तत्व उसको मिल पाएंगे। 6 से 9 माह के बाद बालक को स्तनपान से जितना कैलोरी मिलता है उससे 200 कैलोरी की मांग प्रतिदिन बढ़ जाती है। इसी प्रकार 9 से 11 माह के शिशु को स्तनपान से प्राप्त ऊर्जा के अलावा 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और 12 से 23 माह के बालक को, मतलब जब वो लगभग 1.5 वर्ष का हो जाता है, तो प्रतिदिन स्तनपान से प्राप्त कैलोरी के अलावा 550 कैलोरी की अतिरिक्त मांग बढ़ जाती है। इसलिए पूरक आहार में ऊर्जा की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थ सम्मिलित होना आवश्यक हो जाता है। अब भोज्य पदार्थ किस प्रकार से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। पहले लिक्विड होते हैं, फिर सेमी सॉलिड होते हैं, फिर सॉलिड होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग का घटाना चाहिए तथा पूरक आहार की मात्रा को फ्रिक्वेंसी के साथ बारंबार बढ़ाना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये निम्न तालिका जो मैंने आपको दी हुई है, इस तालिका में लिखा है कैलोरी डिमांड ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एज, मतलब ये जो शिशु की उम्र है और ये है कि कितनी कैलोरी चाहिए। तो मैंने अभी ऊपर जैसे यहाँ पर बताया था कि 6 से 9 माह को 200 कैलोरी, 9 से 11 माह के बच्चे को 300 और 12 से 23 माह के बच्चे को 550 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये अत्यंत आवश्यक है और इसको ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब आप आइए 6ठे पॉइंट में, एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा का घनत्व। बालक का कितना पूरक आहार खिलाना है, यह बालक के ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा अर्थ है प्रति मिलीलीटर अथवा प्रति ग्राम भोजन से किलो कैलोरी की संख्या नंबर ऑफ किलो कैलोरीज पर मिलीलीटर और पर ग्राम ऑफ फूड, मतलब कि कितनी उसको संख्या देनी है और कब देनी है। माँ के प्रति मिलीलीटर दूध में 0.7 कैलोरी ऊर्जा होती है, मगर ये पूरक आहार में इसकी मात्रा में भिन्नता हो सकती है। मुख्य रूप से यह पकाने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो भोजन को कितना गाढ़ा बनाता है, कितना पतला पकाया जाता है, या इनमें किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, और ऊर्जा की मांग में ऐसा नहीं कि अपन ने बालक को एक ही बार में सारा खाना दे दिया और छुट्टी की पूरे दिन। उसको टाइम टू टाइम देना पड़ता है, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में उसको देना पड़ता है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी शारीरिक और डिमांड के अकॉर्डिंग। सामान्यतः ठीक प्रकार से पकाए गए प्रति 1 ग्राम भोजन में 0.6 से 1.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मगर जब भोजन काफ़ी पतला होता है तब ऊर्जा का घनत्व
0.3 किलो कैलोरी पर ग्राम हो सकता है, क्योंकि वो भोजन पतला हो गया, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा आ गई, तो उस समय कैलोरी की मात्रा घट जाती है। लेकिन शुरू में बच्चे को जब ये वाला 6 से 8 9 माह का होता है तब उसको उसी प्रकार का भोजन दिया जाता है, इसीलिए उसको बारंबार दिया जाता है। मगर जब भोजन इसलिए ज़रूरी है कि बालक को जो पूरक आहार खिलाया जाए उसमें प्रतिदिन 1.0 किलो कैलोरी ऊर्जा अवश्य ही मिलना चाहिए। अर्थात पूरक आहार पर्याप्त गाढ़ा होना चाहिए, उसमें शक्कर, तेल एवं वसा की थोड़ी मात्रा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि शक्कर से भी तो उसको ऊर्जा मिलती है, तेल और वसा से भी उसको ऊर्जा मिलती है। पूरक आहार में माँ के दूध की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है, इसलिए बालक को थोड़ी मात्रा में ही पूरक आहार देना चाहिए। मतलब डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में उसको दें, थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसको देना चाहिए, अन्यथा बालक जो होता है वो मोटापे का शिकार होने का चांस उसका बढ़ जाता है। तो ये ओबेसिटी उसको हो सकती है, मोटापा उसको आ सकता है। अब इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो अपन देखेंगे कि जब शिशु पूरक आहार लेना प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे उसकी रुचि स्तनपान से कम होती जाती है, जैसा कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि बालक को एक बार जब तक माँ का दूध नहीं दिया जाए तो वो परेशान सा ही रहता है, और माँ का दूध छोड़ने में उस माँ को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है। वह स्वाद लेकर नए नए भोजन खाता है, इसलिए पूरक आहार में सभी पूरक तत्वों को परिपूर्ण भोजन को सम्मिलित करना चाहिए। इसमें लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, बी समूह, फोलेट तथा फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें मिनरल्स भी आते हैं, जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। मगर आहार में एक बात और बता दूं कि अभी बच्चा इस लायक नहीं हुआ कि वो मिर्च मसालेदार चटपटा भोजन कर सके, इसलिए उसमें वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सामान्य माताएं पूरक आहार में मुख्य भोजन का ही इस्तेमाल करती हैं। मुख्य आहार में अनाज, जड़, कंद वाली सब्जियां एवं फल होते हैं, जिससे बालक को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अन्य पोषक तत्वों की कमी भी रहती है, इसलिए पूरक आहार में मुख्य भोजन के अलावा प्रोटीन युक्त भोजन, अगर वो वेजिटेरियन है तो प्रोटीन युक्त भोजन में आप उसको चीज़ दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, दही से बनी हुई कोई चीज़, या जैसे होता है अपना ये सूजी की खीर वगैरह, इस तरह से दे सकते हैं, जिससे कि उसकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो। लेकिन नॉन वेजिटेरियन के लिए मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन का उत्पादन आदि किया जा सकता है। सोयाबीन भी हम उसको दे सकते हैं, लेकिन ये पचाना मुश्किल है, इसलिए इसको किसी के साथ मिलाकर ही देना चाहिए। अब ये देखिए कि मांस, मछली तथा अंडा में प्रोटीन, लोहा, जिंक की प्रचुरता रहती है। यकृत में विटामिन ई तथा फोलेट होता है। अंडे के पीले भाग में प्रोटीन तथा विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, मगर इसमें लौह तत्व की कमी होती है। पूरक आहार खिलाते समय इन्हें ठोस आहार के रूप में खिलावें। ठोस आहार तभी खिला सकते हैं जब बच्चा ठोस आहार खाने लायक हो जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ 6 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए और अपन ने ठोस आहार दिया, वो नहीं खा पाएगा। इसलिए उसको उम्र के हिसाब से ही खिलाना चाहिए। केवल मांस, मछली, अंडे का शोरबा पिलाना तथा तरल पदार्थ के रूप में देना ही पर्याप्त नहीं होता है। तो ये तो आपने पढ़ा कि ये वाला पोर्शन, सॉरी इसको मैं काट रही हूँ, अभी अपन पढ़ेंगे हैं, ये अभी अपन को पढ़ना बाकी है। तो अभी आपने देखा कि ये जो तालिका के अनुसार जो ऊर्जा की पूर्ति है, जो कि फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो किस प्रकार से होगी। अब अपन आते हैं लोहे पर। अब शिशु के उम्र के बढ़ने के साथ ही शरीर में लौह तत्वों की मांग बढ़ती है। लौह तत्वों की पूर्ति हेतु मछली, पोल्ट्री का कोई भी सामान हो सकता है, मुर्गी आदि जानता हुए स्रोत, मतलब जिसे कहते हैं नॉन वेज,
से प्राप्त भोजन को खिलाना चाहिए। और जो नहीं खिलाना चाहें वो दाल, मटर, बीन्स, सूखे मेवे आदि को भी विटामिन सी से युक्त करके खिलाना चाहिए, ताकि प्रोटीन के साथ ही लौह लवणों की अवशोषण में सहायता मिले। याद रहे, लौह तत्वों की कमी से शिशु को क्या हो सकता है, पहले भी मैंने बताया था, एनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। बालक काफ़ी कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। वे शीघ्र ही रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए शिशु के पूरक आहार में आयरन, लोहा होना अत्यंत आवश्यक है। ये मैं बार बार बता रही हूँ। सभी पोषक तत्व तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन कभी भी उसमें खून की कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि WBC के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जो कि रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। अब अपन आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम दूध तथा दूध से बने पदार्थ कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं उसमें जनरली कैल्शियम होता है। जैसे नारियल है तो आप नारियल का पानी भी उसको दे सकते हैं। दूध है, चीज़ है, योगर्ट मतलब दही है, पनीर, दही का कई रूप हो सकता है, खीर, दूध से बने खाद्य पदार्थों में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। अतः इन्हें रोज़ शिशु को खिलाना चाहिए। इनमें प्रोटीन तथा विटामिन बी की भी प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। ये कैल्शियम है। कैल्शियम भी अत्यंत आवश्यक होता है बालक के लिए। हर पोषक तत्व में बार बार बता रही हूँ कि आवश्यक होता है, लेकिन किस तरह से उसको देना चाहिए। अब अपन आते हैं आयोडीन पर। आयोडीन विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कहता है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ ने आयोडीन की पूर्ति हेतु वैश्विक नमक आयोडाइजेशन, यूनिवर्सल सॉल्ट ऑफ आयोडाइजेशन को सर्वदा उपयुक्त मांगा। आजकल आपने देखा होगा कि नमक की जब अपन थैली खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें आयोडीन की मात्रा है। आयोडाइन जो होता है वो नमक में मिला दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, वरना नमक जो होता है वो सिंपल होता है, वो भी मिनरल होता है। यह सबसे सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अतः शिशु के पूरक आहार में सामान्य नमक का प्रयोग ना करें। आयोडाइज्ड जो नमक आता है उसी का प्रयोग करना चाहिए। ये काश्तकार जनरली ये जो तलहटी पे रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं उनको आयोडीन की मात्रा मिल जाती है क्योंकि उनकी जो खेती होती है वो जिस जगह पर होती है वहाँ पे समुद्र का पानी भी आता है, तो उसमें समुद्र के पानी में आयोडीन की मात्रा अतिरिक्त होती है। शिशु के मानसिक विकास में आयोडाइज्ड नमक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ ही धात्री माता, ये देखिए अब अपन नेक्स्ट पेज पर आ गए कि नेक्स्ट पेज पे क्या है कि धात्री माता तथा गर्भवती मात्रा के आहार में आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि शिशु को आयोडीन प्राप्त होता रहे। आयोडीन की कमी से बालक का मानसिक विकास प्रभावित होता है। मानसिक विकास प्रभावित होगा तो नेचुरली वह मंदबुद्धि हो सकता है। आयोडीन की कमी से थायराइड, गलगंठ, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जिनका गला आगे निकला रहता है और उनमें गलगंठ नामक एक रोग हो सकता है। NRC USA 1980 में यह प्रस्तावित किया कि 0 से 5 महीने के मतलब जन्म लेने से 5 माह तक के शिशु को 0.4 mg पर डे तथा 6 माह से 1 वर्ष के शिशु को 0.5 mg आयोडीन की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। तो आयोडीन का भी आपको कितना इम्पोर्टेंस है ये पता लग गया है। आयोडीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है माता के लिए और शिशु के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है। अब विटामिन ए जो है, अब अपन पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है वो पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, अंडा, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, इन सब में अपन को ज़्यादा मिलता है।
इन सब में हमको ज़्यादा मिलता है। और यही वजह है कि हमें ये देखिए आप इधर कि ये विटामिन ए है, ये विटामिन ए है कि ये पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? मछली का तेल आदि इसकी कैप्सूल्स भी आती हैं। आदि भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, चने का साग, सहजन की पत्तियां आदि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ ने अपने रिसर्चेज और अध्ययनों से ये उजागर किया है कि अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के बालकों में विटामिन ए की कमी होती है, जिससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर, कम होती है। इस कारण वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। जैसे क्या बीमारी होती है उनको? जैसे श्वसन रोग हो जाता है, ये देखिए श्वसन रोग हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, श्वसन रोग हो जाता है, दस्त हो जाता है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, मम्स, मीज़ल्स आदि की स्थिति में भी विटामिन ए की खुराक दी जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कैरेटेमलेशिया, विटॉट स्पॉट, कॉर्निया, जेरोसिस, फ्राइडोडर्मा, नाड़ी संबंधी विकार, नर्वस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी को रोकने तथा उपचार के लिए भारत सरकार ने एक वृहद कार्यक्रम चलाया है, जिसे राष्ट्रीय अंधता निवारण, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन कार्यक्रम भी कहते हैं। इसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2 लाख यूजी विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। दूसरी खुराक 6 माह के बाद दी जाती है। ये बूस्टर डोजेज़ होती हैं। कुछ 5-6 खुराकें भी दी जाती है। विटामिन ए घोल के रूप में भी पिलाया जाता है। विटामिन ए स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध होता है। आपको ये सब मैं पढ़ाने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं कि पोलियो दिवस चल रहा है, तब पोलियो की दवा पिलाते हैं। और एक जो ममता कार्ड मैंने आपको बताया था कि ममता कार्ड होता है और उसमें पीछे कब कब कौन कौन सा वैक्सीनेशन होता है, इस प्रकार से उसकी एक फ़ाइल बनाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि इस समय ये दवा इसको पिला दी गई है, इस पोषक तत्व की दवा पिला दी गई है, ये दे दिया गया है, इस बीमारी के रोग का इंजेक्शन लगवा दिया गया है। तो ये जो चलता है तो उसका जो कार्ड है वो बना हुआ रहता है। तो ये कार्ड अपन को बनवाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं डिलीवरी करवाने के लिए किसी चिकित्सालय में, तभी वो कार्ड बन जाता है। और टाइम टू टाइम आपको उसमें डेट लिखकर और ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पहली डोजेज़ होती हैं, उसके बाद में जो 2-3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 1-1 महीने बाद जो दी जाती है उसे बूस्टर डोजेज़ कहते हैं। अब आज तो अपन ने इतना पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे विटामिन डी और शिशु के शारीरिक विकास में विटामिन डी का क्या रोल हो सकता है। तो ये पढ़ने के बाद में अब अपन आगे चलते हैं। थैंक यू।